हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करेंगे जो कि है आर्ट एंड कल्चर। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस यूपीएससी में हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन और वनडे एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, सब एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जैसे एक किसी फूड का नाम दे दिया, ये फूड किससे संबंधित है, इसे किसने बनवाया, या फिर अजंता कहाँ पर है, एलोरा कहाँ पर है, किस धर्म से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसी तरह अगर आप मेंस की बात करें, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की, उसमें भी कई सारे तरह से पूछे जाते हैं। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाई जाएगी। वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और इसकी पीडीएफ आपके सुविधा अनुसार हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। आज हम आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले टॉपिक को देखेंगे जहाँ से आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत मानी जाती है। उस चीज़ को बोलते हैं जो केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं आपके यहाँ पे, उन्हें आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत मानी जाती है। जब इनकी शुरुआत हुई तो आगे जाकर इनमें जो एक बहुत ही तीव्र सुधार किए गए वो किए गए थे जैन और बौद्धों के द्वारा, जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कि जो शुरुआत हुई है इनकी वो किस प्रकार हुई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो इसकी है वो आपकी प्रागैतिहासिक काल से शुरू हो जाती है। उस टाइम पे अब जब देखेंगे तो इसकी प्री हिस्टोरिक टाइम से इसकी शुरुआत होती है। उस टाइम जब आप देखेंगे इसमें जो केव्स आर्किटेक्चर है अपने हिंदुस्तान में, उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे कि ये पूरा आपका भारत है, ये पूरा भारत है आपका, मैं थोड़ा खराब है एडजस्ट करें, ये पूरा भारत है, ठीक है। ये आपका उत्तर भारत वाला एरिया, ये दक्षिण भारत वाला एरिया, इन्हें हम बिल्कुल दो पार्ट में बांट के देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो दक्षिण भारत वाला आपका एरिया था, ये वाला जो नीचे का एरिया है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर जो वन हैं वो काफ़ी कठोर वन प्रकार के बन पाए जाते हैं और काफ़ी सघन वन है। और जो ऊपर के जो बन पाएंगे आप यहाँ पर बरसात कम होती है तो यहाँ पर आप विरल बन पाएंगे, जैसे दूर दूर तक बन पाएंगे। कठोर लकड़ी जो यहाँ पर होगी वो थोड़ी कम कठोर होगी। तो पहले जो आदिवासी लोग होते थे, जो हमारे पूर्वज थे, जंगलों में भ्रमण करते थे, जो शिकार करके जो जीवन यापन करते थे अपना, वो पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करते थे, ठीक। पत्थरों के बाद फिर कांसे और तांबे का प्रयोग करने लगे वो लोग। तो कांसा और तांबा प्लस पत्थर ये इतने मजबूत नहीं होते थे कि आपके जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र था उसे से वो जो सघन वन थे उन्हें साफ कर सकें। क्यों? सघन वन होंगे तो जानवर भी ज़्यादा होंगे, जानवर ज़्यादा होंगे तो उसमें आपको खतरा भी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर बिरल वन है, बिरल वन के होते भी आप यहाँ पर साफ सफाई अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरा रीजन, यहाँ पे जो नदियाँ थी वो मानसूनी नदियाँ थीं, जो मानसून के आने पर ही जब मानसून आते थे तभी यहाँ पर पानी आता था। लेकिन यहाँ पर जो नदियाँ थी ना वो 12 मासी में नदियाँ थी, क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आते थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो विकास हुआ आपके यहाँ पर गुफाओं का वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ आपके उत्तर भारत में। तो जब भी आप देखेंगे जैसे कि भीमबेटका माना जाता है कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और विश्व में भी लगभग सबसे पुरानी जो श्रेणियाँ मानी जाती हैं गुफाओं की, उन्हीं के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। तो भीमबेटका का जो टाइम पीरियड है ये आप देखेंगे, ये आपको दिखाई देगा 10,000 से लेके 30,000 साल पुराना, 10,000 से 30,000 साल तक पुराना आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे भीमबेटका जो रॉक कट चट्टाने हैं। रॉक कट चट्टान से मतलब क्या होता है? जैसे कि एक पूरा पहाड़ है, उस पहाड़ को काट के, एक ही पहाड़ से काट के उसे उन चीज़ों को निर्मित किया गया है। अब यहाँ पर जो विशेषता है भीमबेटका की वो यहाँ की पेंटिंग्स हैं, जिन्हें हम आगे जाके देखने वाले हैं। सॉरी। तो यहाँ पे टोटल जो मानी जाती हैं जो गुफाओं का जो एक सीरीज है वो यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे टोटल 750 रॉक शेल्टर्स यानी कि गुफाएं हैं। इसमें से जब आप देखेंगे 240 गुफाएं समूह हैं जो वो भीमबेटका के समूह में हैं, और बाकी की जो 178 हैं, 178 गुफाएं आसपास के लाखा जुआर समूह के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज की गई थी 1958 में वीएस बाकड़कर जी के द्वारा। मध्य प्रदेश निर्माण कब हुआ? ये हुआ था 1956 में। इसी के 2 साल बाद भीमबेटका का यहाँ पर खोज की गई थी। फिर साथ में इसके आगे और भी इसमें विकसित, जैसे एक जगह की खोज कर ली जाती है, फिर उसके बाद आसपास की जगह की भी खोज की जाती है। तो भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 में। उसके बाद लगभग आप देखेंगे यहाँ पर 12 साल तक और खोज चलती रही। 1970 में यहाँ पर और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पर विकसित की गई थी। तो ये पूरा एक पर्वत है,
इस पर्वत को काट के यहाँ पर ये चट्टान बनाई, एक जो गुफा बनाई गई है उसे बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर इसके पेंटिंग्स भी की गई हैं। पेंटिंग्स को देखने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, ये आप देखिए यहाँ पर आपको पेंटिंग्स दिखाई देंगी ना, वो 3 तरह की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। अब 3 तरह की पेंटिंग्स मतलब इनका भी चरण अलग अलग है। सबसे पहले जो यहाँ पर जो विशेषता है यहाँ पे वो क्या है, जो भीमबेटका का जो मतलब है, मतलब क्या होता है भीमबेटका का, कि भीमबेटका, ठीक ना। भीम को आप जानते होंगे कि ये जो महाभारत वाला कॉन्सेप्ट चलता है अपने यहाँ पे, जिसमें 5 पांडव थे। 5 पांडवों में से एक कौन थे, वो भीम थे। तो भीम के बैठने की जगह उसे बोलते हैं भीमबेटका। तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि ये भीम की बैठने की जगह से तात्पर्य इसका लिया जाता है। फिर इन्हें बाद में जाके शैल आश्रयों के निवास के रूप में भी विकसित किया जाने लगा। मतलब जो लोग थे खानाबदोश लोग थे, जो एक जगह से दूसरी जगह शिकार की तलाश में जाते थे, वो यहाँ पर आके रुकते थे रात में और दिन में अपने कार्य पे निकल जाते थे, क्योंकि उस टाइम घर नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो इसे शेल्टर के तौर पर भी काम किया जाता था। इसी के साथ आज आप देखेंगे यह भारत में मानव जीवन के शुरुआती संकेतों को प्रदर्शित करता है। जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं सबसे प्राचीन गुफाएं मानी जाती है, और ये जो मानव जीवन की जो शुरुआती चरण था उसके संबंधित इसे माना जाता है। तो जो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है, उसमें आप देखेंगे जो इसके आसपास का एरिया है, भीमबेटका जो राजस्थान के जहाँ पर भीमबेटका स्थित है उसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर ही आपको 750 से अधिक शेल्टर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो इसकी विशेषता में सबसे आप पहले देखेंगे जो सबसे प्रारंभिक चरण की जो पेंटिंग है यहाँ पर, उसमें आपको गैंडे और बाघ जैसे विशाल जानवरों की प्रतिमाएं दिखाई देंगी, जिनका ये पहले शिकार करते थे। तो उनके पहले यहाँ पर पेंटिंग दिखाई देंगी। फिर कुछ द्वितीय चरण में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मानव मूर्तियों की भी निर्माण करने लगे थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे द्वितीय चरण की मूर्तियाँ हैं। प्रथम चरण की मूर्ति आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको हाथी, शेर, गैंडे ये सब यहाँ पे चित्र में दिखाई देंगे। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शेर वेर सब दिखाई देंगे। ये हाथी है, ये भी ये घोड़ा या फिर हाथी रहा होगा जिस पे ये बैठ के शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक चरण में क्या देखने को मिलता है, प्रारंभिक चरण में देखने को मिलता है कि इन्होंने जानवरों की प्रतिमाएं बनाना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने बनाना शुरू किया मानव की मूर्तियाँ। जैसे कि इस मूर्ति में आप देख रहे होंगे, इनके हाथ में ये पहने भाले हैं और साथ में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लेके चल रहे हैं जो बजाने के काम आते हैं, जिन्हें जब इनसे आवाज़ की जाती है तो जो जानवर हैं वो बाहर निकल के आते हैं और ये लोग उनका शिकार करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे झुंड में ये लोग जा रहे हैं, ये लोग शिकार कर रहे हैं। फिर आगे जाकर जब आप देखेंगे कुछ समय बाद यहाँ पर ये लोग देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाने लगे हैं। अब यहाँ पर 2 पेंटिंग दिखाई गई हैं। ये जो पेंटिंग है, अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये कोई देवताओं के बीच के युद्ध की बात की गई है या फिर मनुष्य जब विकसित हो गया थोड़ा बहुत, जब अपने स्थान में रहने लगा, तो वो आपसी जो संसाधन थे उनको लेकर युद्ध कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके हाथों में तलवार हैं और वो ढाल के रूप में भी ये किसी न किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो ये ढाल के साथ में तलवार का भी यूज़ कर रहे हैं अपने। तो यहाँ पर जो भीमबेटका की पेंटिंग की बात की जाती है तो कई सारी यहाँ पर पेंटिंग उकेरी गई हैं। तो इनकी जो पेंटिंग होती थी, ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले ये उस जगह पे जो शेल्टर्स होते थे, इनकी जो गुफाएं होती थी, वहाँ पर ये पत्थर की मदद से गुफाओं में उन्हीं डिज़ाइन से, जिस डिज़ाइन से वो पेंटिंग करनी होती थी उसी डिज़ाइन से ये लोग यहाँ पर उसमें होल करते थे। होल क्यों करते थे, जिससे उसमें ये कलर भर सकें। तो ये जो इनके कलर होते थे वो इतनी उच्च कोटि के होते थे, जो वर्तमान में भी यहाँ पर ये इनके कलर अभी भी विस्तृत हैं। तो यहाँ पर जो कलर का प्रयोग किया गया है इनके द्वारा, वो कौन कौन से कलर थे। सबसे पहले आपका था लाल कलर यानी कि रेड, फिर आपका आया येलो कलर, और फिर उसके बाद एक कलर और था इनका, वो था वाइट। ये इन 3 कलर का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। इन चित्रों में आप देखेंगे जादुई प्राणियों, आकाश रथों और देवी देवताओं के चित्र भी यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे ये नृत्य करते हुए भी कई सारी पेंटिंग्स बनाई इन्हें। दफनाने की वाली, जो जैसे कोई मृत शरीर था उसे दफनाने की भी बात की गई है यहाँ पर, वो भी चित्र देखने को मिलेंगे। अब शराब पीने की पेंटिंग दिखाई देंगी आपको यहाँ पर, खाने पीने की जो इनकी संबंधित जीवन शैली थी उसकी भी पेंटिंग दिखाई देंगी। तो ये सारी पेंटिंग आपको कहाँ दिखाई देंगी, ये आपको दिखाई देंगी भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अब इसके बाद बात आती है कि जो भीमबेटका की केव्स है, इसकी जो
तुलना की जाती है, मतलब इसका जो कंपेयर किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है। दो, ये वो भीमबेटका की पेंटिंग है जो बाहर से आप देख सकते हैं। इसी के अंदर आप जाएंगे, जब इसी को काट के बनाया गया है, नीचे आप देखेंगे ये काट के बनाया गया है, तो इसमें आप अंदर जाएंगे तो वैसी पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगी। अब भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये इतनी प्राचीन है कि इनकी तुलना जो की जाती है वो ऑस्ट्रेलिया के काकाडू राष्ट्रीय उद्यान, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है वो है काकाडू। काकाडू यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया काकाडू नेशनल पार्क में आप देखेंगे यहाँ पर एक जो चित्र गुफा पाई गई हैं वो उसमें भी ऐसी चित्र पाए गए हैं। और कालाहारी रेगिस्तान में जो बुशमैन गुफाएं हैं वहाँ पर भी चित्र पाए गए हैं। फ्रांस में ऊपरी पुरापाषाण लास कास्क गुफा चित्रों में भी ऐसे ही सेम जो भारत में पैटर्न पाए गए हैं वही पैटर्न वहाँ पर भी पाए गए हैं। तो इनका कोई ना कोई आपने संबंध रहा होगा। ये बात की हमने भीमबेटका की। अगली जो बात करेंगे हम वो करेंगे अजंता की। अजंता जो केव्स हैं ये आपको महाराष्ट्र में दिखाई देंगी। कहाँ मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सॉरी, औरंगाबाद जिले में सह्याद्री पर्वत है, पर्वतमाला है, पूरी एक चेन है। सह्याद्री पर्वत रेंज में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगी, बाघोरा रिवर। तो बाघोरा रिवर के ही पास में आपको अजंता केव्स का चित्रण दिखाई देगा। ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ये पूरा एक पर्वत है, इन्हें काटकर बीच बीच में आप ये देख रहे हो, ये पूरा इन्हें काटकर यहाँ पर गुफाएं बनाई गई, सॉरी इन्हें काटकर यहाँ पर गुफा बनाई गई हैं एक तरह से, जो गुफा के रूप में कम और जैन जो और बौद्ध जो दार्शनिक हुआ करते थे, जो मॉस्क हुआ करते थे भिक्षु, उनके लिए ज़्यादा उपयोग की जाती थी। अब ये बनाता कौन था इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पाई जाती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सह्याद्री रेंज में बाघोरा रिवर के पास में। अभी आप 2021 का पेपर देखेंगे जो मैं अभी जो रिसेंटली हुआ उसमें भी आप देखेंगे ये बाघोरा रिवर वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और उसमें एक ऑप्शन दिया गया था कि जो अजंता की केव्स हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाघोरा रिवर के पास में पाई जाती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन इसका सही था। ये आप सेट ए में देखेंगे ये 45 से लेकर 50 के बीच में आपको कई क्वेश्चन दिखाई देगा। तो जो अजंता की केव्स हैं, अजंता की केव्स जो भीमबेटका में केव्स पाई हैं उनका ही उन्नत संस्करण माना जाता है। जो आप देखेंगे भीमबेटका की जो केव्स थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? वो बनाई गई थी आदि मानव जो सभ्य नहीं थे उस टाइम उनके द्वारा बनाई गई थी, लेकिन आगे जाकर इन्हीं का उन्नत संस्करण रूप ये देखा गया। पार्ट 2 मान सकते हैं आप। जो केव्स है इन्हें बनाया गया था। अब जो ये केव्स हैं ये टोटल यहाँ पर जो आप देखेंगे अजंता में तो आपको 29 केव्स दिखाई देंगी। कितनी केव्स दिखाई देंगी? 29 केव्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। 29 केव्स में भी जब आप इनका डिवाइडेशन करेंगे ना, यहाँ पर टोटल 29 दिखाई देंगी। 29 में जब आप देखेंगे यहाँ पर 25 जो केव्स हैं, 25 जो यहाँ पर केव्स पाएंगे आप यहाँ पर, तो वो काम आती थी किसके? बिहार के। अब ये बिहार क्या होता था उन्हें हम आगे जाके देखने वाले हैं। बिहारों के रूप में इन्हें प्रयोग किया जाता था। और बाकी की जो 4 गुफाएं होती थी वो चैत्य के रूप में काम किया जाता था और इनका बिहारों के रूप में काम किया जाता था। तो जो अजंता की गुफाएं हैं ये जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म से संबंधित हैं। बेसिकली यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो ज़्यादा प्रभावी था। अब जो अजंता की केव्स है इनका निर्माण किया गया था आपका 200 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक, ठीक ना। ईसा पूर्व ईस्वी तो आपको पता होगा, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, उसे आप आराम से देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप अभी 2001 में हैं, सॉरी 2021 में हैं, और फिर आप जब पीछे जाते हैं ना तो एक लिमिट पे यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, फिर उसका जब आप नेगेटिव में चलेंगे, -1, -2, -3, तो जब आप जाते जाएंगे तो 0 के इस तरफ जब आप जाएंगे ना तो इसे ईसा पूर्व बोलते हैं, क्योंकि ईसवी जो यीशु मसीह थे उनका जन्म माना जाता है। और जब यीशु मसीह के आप आगे की तरफ जाएंगे जन्म के, तो यहाँ पे प्लस में 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते रहेंगे। तो ये ईसा और ईसवी का अंतर है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल 25 गुफाएं थी, 29 गुफाएं थी, जिसमें 25 जो थी वो आपके बिहार के रूप में प्रयोग होती थी और 5 चैत्य के रूप में। अब यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो बिहार जो चैत्य थे, चैत्य एक तरह से आप मान सकते हैं, ये जो फोटो है ये चैत्य की फोटो है और ये फोटो जो है वो बिहार की फोटो है। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? इसमें बेसिकली डिफरेंस ये, जो चैत्य होते थे ये बौद्ध जो मॉस्क होते थे, जो भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु, इनके पूजा करने के स्थान होते थे। ये जो आप देखें ये इनकी जो स्ट्रक्चर जो अपने हमारे यहाँ पर जो देवी देवताओं की फोटो होती है और इसी तरह इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो है। और ये जो चैत्य है इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता था।
पूरा ये हॉल होता था। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे पीछे की तरफ आपको एक और दीवार दिखाई दे रही होगी। इन दोनों दीवार, इस दीवार के और इन पिलर्स के बीच में भी गैप है, एक गैलरी है और इनके बीच में भी एक गैलरी है। तो इन गैलरियों को इस बीच वाले भाग से अलग करने के लिए यहाँ पर पिलरों की पूरी एक सीरीज खड़ी कर दी जाती थी। तो एक पार्ट ये हुआ, दूसरा ये पिलर और दीवार के बीच में हुआ, तीसरा ये पिलर और दीवार के बीच में हुआ। तो टोटल कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट हुए। जो मेन पार्ट होता था वो ये वाला होता था, ये परिक्रमा पथ के रूप में इसे प्रयोग करते थे। तो ये तो होता था इनका पूजा स्थल। अब पूजा के स्थल के ही पास में ये लोग यहाँ पर बनाते थे अपने निवास के लिए विहार, जहाँ पर ये निवास करते थे। निवास क्यों करते थे? क्योंकि आप देखेंगे ये लोग साल भर, पूरे साल घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे और वहाँ पर उपदेश देते थे। लेकिन जब बरसात का मौसम आता था तो बरसात के टाइम पर ये लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपने द्वारा किए गए प्रचार और जो इनके द्वारा गलतियाँ की जाती थी उनको स्वीकार करते थे। तो ये लोग बिहार में, यहाँ पर चैत्र में, तो जो बिहार होता था, बिहार जहाँ पे ये निवास करते थे उसी के पास इनके चैत्य का निर्माण किया जाता था। अब यहाँ पर अब बात आती है चैत्य और बिहार की। जो बात है, ये बिहार है आपका और इसी के पास में ये चैत्य है। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद 2014 या 15 में आया था कि बिहार और चैत्य और बिहार में क्या बेसिकली डिफरेंस है। यूपीएससी का क्वेश्चन था, उसमें भी पूछा गया था। फिर उसके बाद कई सारी स्टेट पीसीएस ने उसे रिपीट किया था। ऐसे ही जो हमने अभी अजंता वाला क्वेश्चन रिपीट डिस्कस किया है, वो भी देखना आप कभी ना कभी रिपीट होगा स्टेट पीसीएस में या फिर पृथ्वी वनडे एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो निर्माण किया गया है इन गुफाओं का, तो इन गुफाओं का निर्माण किया गया था सबसे पहले जो आपके मौर्य वंश था। मौर्य वंश में आप देखें चंद्रगुप्त और प्लस अशोक, इन लोगों ने, यहाँ पे आप देखें अशोक, इन लोगों ने यहाँ पर बेसिकली सबसे ज़्यादा योगदान दिया था जो गुफाएं थी उन्हें निर्माण करने में। जो मौर्य वंश, मौर्य काल था, मौर्य काल में जो गुफाओं का निर्माण किया गया था उसे स्थापत्य कला का नमूना बोलते हैं, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी नक्काशी की गई थी। तो बोला जाता है कि उनके जो बनाने वाले थे, जो निर्माण करता थे, वो काफ़ी उच्च कोटि के रहे होंगे। तो यहाँ पर आप 200 से लेकर 650 ईस्वी के बीच में यहाँ पर प्रयोग इनका यूज़ किया गया। फिर बाद में बागटा के शासकों के संरक्षण के अंतर्गत अजंता गुफाओं को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया था। उनमें से एक कौन थे? हरिशण थे। इन गुफाओं की आकृतियों को भित्ति चित्रों से चित्रित किया गया और उच्च स्तर की प्रतिक्रियावादी प्रतिवाद को प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक आपको पॉलिशिंग जैसी दिख रही होगी। तो यहाँ पर अच्छे किस्म की पॉलिश भी की जाती थी और फिर उसके ऊपर चित्रकारी की जाती थी, जो चित्रकारी अभी भी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो बेसिकली चित्रकारी थी वो किस थी? वो रंग स्थानीय पौधों और खनिजों से बनाए जाते थे, जिससे इस पर चित्रकारी की जाती थी। उनके जो कलर प्रयोग किया जाता था वो आप देखेंगे जो स्थानीय खनिज होते थे और जो पौधे होते थे उनसे इनका रंगों का प्रयोग किया जाता था। चित्रों की रूपरेखा को लाल रंग से रंगा गया है और फिर अंदरूनी चित्र किया गया है, चित्रित किया गया है। पहले इसमें कुरेद कर इन्हें हल्के हल्के गड्ढे किए जाते थे, फिर उसमें कलर भरे जाते थे, जिससे वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ की जो विशेषता है वो आप देखेंगे, हम नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। नीले रंग वो यहाँ पे अनुपस्थित है, जो इसकी सबसे उल्लेखनीय तत्वों में से एक माना जाता है। जो यहाँ पर चित्र हैं बौद्ध धर्म से, जो यहाँ पर चित्र हैं आप देखेंगे, यहाँ पर जो पेंटिंग हम आगे भी देखेंगे, यहाँ पर जो जो अजंता के जो केव्स के अंदर जो चित्र हैं, चित्र ज़्यादातर बौद्ध धर्म पर आधारित हैं, जिसमें बौद्ध का जीवन और जातक कथाओं का यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक, तो जो अजंता केव्स में सबसे ज़्यादा किस पर प्रभाव डालती है? वो डालती हैं आपके बौद्ध जीवन पर। जो अजंता की जो जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। 5 गुफाओं का निर्माण बौद्ध धर्म के हीनयान काल के दौरान हुआ है। जो यहाँ पर टोटल हमने बात की थी 29 केव्स थी। कितनी? 29 केव्स की हमने बात की थी। उसमें से जो 5 केव्स थी, बाद में आपने एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो जो 5 केव्स थी, 29 टोटल थी, उसमें से जो आपकी 5 थी, तो 5 का जो निर्माण किया गया था वो आपका किया गया था किस शाखा के अंतर्गत? वो किया गया था आपका हीनयान। ठीक है, यहाँ पे किया गया था 5 गुफाओं का, और बाकी की जो आपकी 24 गुफाएं बचेंगी उनका किया गया था आपका महायान शाखा के अंतर्गत। ठीक ना, महायान शाखा के अंतर्गत इनका निर्माण किया गया था। अब जो अजंता की गुफाएं इतनी उन्नत थी कि उस टाइम के जो दार्शनिक बाहर से आते थे, जो ह्वानसांग हुए या फाहियान हुए, इन्होंने भी अपने जो यात्रा वृत्तांत हैं या जो पत्रिका है उनमें भी अजंता की गुफाओं को उल्लेख किया गया है। अब जो अजंता की गुफाएं हैं तो इनका जो इनको जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ये कब किया गया? ये 19
1983 में किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बौद्ध भगवान की ही एक प्रतिमा है जो इतनी उन्नत कोटि की है। आप इस जैसी प्रतिमा को बिना वर्तमान में आप देखेंगे जो बनाई जाती हैं पीओपी की मदद से बनाई जाती हैं, क्योंकि वो अच्छी फिनिशिंग अच्छी आती है और काफ़ी ईजी तरीके से बनाई जाती है। लेकिन उस टाइम उन्होंने केवल पत्थरों को काट काट कर इतनी अच्छी नक्काशी की है जिसे आप अभी भी देखने जाएंगे तो मंत्रमुग्ध हुए नहीं रहेंगे। तो ये बात हमने कि जो हमारे अजंता था उसकी, जो 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई। अब हम बात करेंगे अपनी अगली गुफा के बारे में, जो है हमारी एलोरा की गुफाएं। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी आपको कहाँ पे दिखाई देंगी, ये भी आपको महाराष्ट्र के सहस्राद्री पर्वतमाला जो श्रेणी है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगी। ये अजंता से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये आपको दिखाएंगे 100 किलोमीटर अजंता से दूर है। और यहाँ पर आप पाएंगे कि जो अजंता के केव्स हैं उन्हीं के आसपास इनको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी एलोरा की केव्स है। अब इनकी विशेषता क्या है, ये पूरा एक पर्वत हुआ करता था, जॉइंट पहाड़ था। इस पहाड़ों पहले ये पूरा गैप किया गया, ऐसे काटा गया इसको। यहाँ से आप देखेंगे पूरा ये एक पूरा गैप बनाया गया इसमें। फिर उसी के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण किया गया। अब मंदिर पे आप नक्काशी देखेंगे, जब आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे एलोरा केव्स, तो यहाँ पर आपको और भी अच्छी अच्छी और नक्काशीदार पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सह्याद्री रेंज में ही अजंता के पास में ही 100 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन सी केव्स? एलोरा की केव्स। अब जो एलोरा की केव्स है यहाँ पर, ये टोटल कितनी केव्स हैं? ये टोटल आपको यहाँ पर 34 केव्स दिखाई देंगी। कितनी? 34 केव्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये 34 केव्स दिखाई देंगी। 34 केव्स में जब आप और भी डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे 34 केव्स में से जो 17 केव्स हैं, यहाँ पे जो 17 गुफाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? वो आपकी हैं ब्राह्मण या फिर हिंदू धर्म से संबंधित। टोटल कितनी है? 34 केव्स हैं। उसमें से आप देखेंगे 17 जो केव्स हैं वो आपकी हिंदू धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर जो आपकी 12 केव्स हैं वो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और जो 5 केव्स हैं आपकी वो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएंगी? आपकी 34 हो जाएंगी। तो यहाँ पे विभाजन किया गया है 34 में 17 हिंदू धर्म, 12 बौद्ध धर्म और 5 जैन धर्म। इन गुफाओं का निर्माण विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई संघों द्वारा, जो पहले संघ होते थे वो विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश कई जगह होते थे, उनके द्वारा कई संघों द्वारा 5वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। ये गुफाएं अजंता से नई गुफाएं हैं। अजंता के तुलना से अगर इनकी की जाए तो ये कई नई गुफाएं मानी जाती हैं, अजंता पुरानी मानी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर और भी अच्छी तरीके से हमें नक्काशी की गई है। ये पेंटिंग आप देखेंगे पूरा एक ब्लॉक बनाया गया, नीचे तक यहाँ पर देखें मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ पर कई देवी देवताओं की स्थापना की गई। बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म तीनों का यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। नवीनतम विषय और ज्ञात स्थापत्य शैली के जो अभी वर्तमान में जो यहाँ पर खोज की गई है उसमें पाया गया है कि ये काफ़ी उन्नत शैली की गुफाएं हैं। सबसे उन्नत शैली की गुफाएं इन्हीं को ही माना जाता है। इतना यहाँ पे अच्छा आर्किटेक्चर है। जो 17 गुफाएं हैं हिंदू धर्म की, जो हमने बात की थी 34 में, तो 17 गुफाएं हिंदू धर्म की है। उसमें जब आप और भी डिटेल में देखेंगे तो 17 गुफाओं में से जब आप पाएंगे तो वहाँ पर गुफा नंबर 13, 29, 14 और 15 ये गुफाएं प्रसिद्ध हैं। और इनमें जो क्रमशः जो पेंटिंग या फिर जो रूप दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है? उसमें ये रूप दिया गया है रावण की खाई पहला, दूसरा 10 अवतार गुफाओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। फिर उसके बाद जो 12 गुफाएं हैं जो किससे संबंधित है? ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 12 गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित वो एक गुफा नंबर 1 से लेकर गुफा नंबर 12 तक हैं। हिंदू धर्म से संबंधित जो है वो 12 से लेकर आपको यहाँ पर 29 नंबर तक दिखाई देंगी। और फिर बाकी की जो 29 से लेकर 30 से लेकर 34 तक जो है वो जैन धर्म से दिखाई देंगी। ये यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। ठीक, तो अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाता है तो टोटल 34 है। गुफा नंबर 1 से लेके 1 to 12 ये किस संबंधित है? ये आपकी है बौद्ध धर्म से। ठीक है, फिर गुफा नंबर 17 से लेके 29 तक ये आपकी हैं हिंदू धर्म से संबंधित, जिसे आप ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर जो बाकी की 30 to 34 हैं ये आपकी हैं जैन धर्म से संबंधित। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पूरा डिवाइडेशन किया गया है। अब आगे जाके जब आप इनमें देखेंगे जो गुफाएं हैं इसमें 16 गुफा, जो 16 गुफा नंबर 16 है, ये गुफा नंबर 16 किसके अंतर्गत आएगा? ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 13 से लेके
1929 तक ये हिंदू धर्म की थी। तो जो एलोरा जो गुफा नंबर 16 है, ये माना जाता है सबसे बड़ा एकल अखंड उत्खनन है, मतलब सबसे बड़ा इसे स्वरूप दिया गया, सबसे बड़ा इसे माना जाता है। और इन्हें जब आप देखेंगे कि यूनेस्को में इन्हें कब शामिल किया गया, इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है 1987 में, विश्व धरोहर सूची में 1987 में इन्हें शामिल किया गया था। ये बात थी किसकी, एलोरा की गुफाओं की। अब बात करेंगे हम एलिफेंटा। एलिफेंटा की जो केव्स हैं ये भी आपको यहाँ पर कहाँ दिखाई देंगी, ये भी आपको दिखाई देंगी कहाँ पर, जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक आइलैंड है एलिफेंटा आइलैंड, वहाँ पर आपको ये केव्स दिखाई देंगी। एक पूरा द्वीप है, द्वीप के ऊपर पर्वत है, तो उन्हें काट के इस तरह से सीरीज में इन्हें बनाया गया है। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक। और जो ये गुफाएं हैं ये हिंदू गॉड शिव को समर्पित हैं। हिंदू गॉड शिव को समर्पित किस तरह हैं उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप जब पाएंगे तो ये गुफाएं सबसे पहले जो बनाई जा रही थी ये 8वीं सदी में, इन्हें पूर्व के हैं। ये गुफाएं जो हैं आपकी एलिफेंटा की 8वीं सदी से पूर्व की हैं और एलोरा के समान हैं, ठीक ना। और जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं शुरुआत में इन्हें बौद्ध धर्म के स्थल के रूप में बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में आगे शैव धर्म ने इस पर अपना अधिकार कर लिया, इस पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों में से आप कोई शब्द क्या कह सकते हैं। यहाँ पर जो आप मूर्ति कला देखेंगे, ये देखिए, ये इसके अंदर की फ़ोटो है। इसमें आप देखेंगे कि कितनी अच्छी कारीगरी की गई है, पहले इसको स्ट्रक्चर को बनाया गया है। सभी पिलर आपको एक समान देखने को मिलेंगे। लोग यहाँ विजिट करने जाते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आर्किटेक्ट है। तो जब आप आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं शुरू में बौद्ध धर्म से संबंधित थी, लेकिन शैव धर्म ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। वे अपनी मूर्तियों के लिए, ये जो गुफाएं हैं वो अपनी मूर्तियों के लिए जानी जाती हैं। अब जो यहाँ पर मूर्तियों का जो विशेष प्रयोग किया गया है वो क्या है, घोर प्रकाश और अंधेरे प्रभाव के साथ शरीर में पतलापन दिखाए हुए। जो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं ना वो आप या तो आपको घोर प्रकाश में दिखाई देंगी या फिर हल्के अंधेरेपन में। और जो मूर्तियों का स्ट्रक्चर बनाया गया है वो थोड़ा स्लिम बनाया गया है, पतलापन है, ठीक। सुडौल मतलब जो मोटी ताज़ी मूर्तियाँ हैं वो नहीं है यहाँ पर, जो पिछली पहले हमने देखी थी। इसकी जो फोटो है वो मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। जो यहाँ पर कुछ फोटोज़ होंगी उन्हें मैं सर्च करूँगा, जो मिल जाएंगी तो मैं आपको पीडीएफ में उसे अवेलेबल करवा दूँगा, वहाँ से आप वो फोटोज़ देख सकते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर आप देखेंगे तो महान मूर्ति हैं वो शिव भगवान को समर्पित हैं। शिव भगवान का जो त्रिमूर्ति आकृति है, त्रिमूर्ति आकृति के अंतर्गत कौन आता है यहाँ पर, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों लोग यहाँ पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फोटो है, सॉरी यहाँ पर एक फ़ोटो थी, यहाँ पर ये फ़ोटो आप देख रहे हैं एकदम स्लिम फ़ोटो है यहाँ पर, ठीक, जैसे जीरो फिगर बोला जाता है, इसी को यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो शंकर जी की वो मूर्ति है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिमूर्ति आकृति के समान है, ठीक। तीनों भगवानों को यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को यहाँ पर स्थान दिया गया है। इसी के साथ में आप देखेंगे जो बाकी की यहाँ पर पेंटिंग या फिर मूर्तियाँ हैं उनके अंतर्गत पाएंगे तो रावण जो कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है। पहली शंकर जी को तांडव नृत्य करते हुए, जो आपने देखा होगा तांडव नृत्य करते हैं शंकर जी, उसकी मूर्ति को दिखाया गया है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देखेंगे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर से मतलब होता है आधा स्त्री का शरीर और आधा पुरुष का शरीर। तो अर्धनारीश्वर की जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदू धर्म में काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, शंकर जी से रिलेटेड है। तो उसी टाइम ये आपने शंकर जी की फोटो देखी होंगी, आदि शंकर जी की आदि पार्वती जी की, तो वो अर्धनारीश्वर की मूर्ति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये मूर्तियों का उत्खनन किया है। अब ये मूर्ति देखिए पतलेपन में, अब देखें यहाँ पर काफ़ी स्लिम यहाँ पर इनको नक्काशी की गई है इनकी, ये पत्थर को काट के ही नक्काशी की गई है, लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे पीओपी की बनाकर यहाँ पर रख दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्षतिग्रस्त हो गई है। नीचे आप देखेंगे ये अब टूट चुकी हैं, या तो इन्हें तोड़ दिया गया या फिर ये टूट चुकी हैं समय के साथ में, लेकिन ऊपर का हिस्सा अभी भी इनका उसी तरह विकसित है अभी भी। इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आप देखेंगे 1987 में शामिल किया गया था। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में के अंतर्गत आती हैं। आगे जाकर जो अगली गुफाएं हैं हमारी, ये हमारी है बाकी गुफाएं। बाकी गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी, बाकी गुफाएं आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश में, जो बाघ जिला, बाघ एक जगह है, सॉरी धार एक जिला है, धार के अंतर्गत ही आपको बाघ की गुफाएं मिलेंगी। तो ये मध्य प्रदेश को आपको ये किस नदी के किनारे मिलेंगी, आपको बघानी नदी के किनारे मिलेंगी। जिस तरह से पहले आपने देखा होगा, अभी हमने बात की थी 2021 में ही पूछा गया है, जो 10 अक्टूबर को पेपर हुआ था आपका, रिसेंटली लास्ट पेपर था यूपीएससी का अभी तक का। तो उसमें आप देखेंगे जो
अजंता से पूछा गया था बाघोरा रिवर वाला, तो आपसे पूछा जा सकता है कि धार की रिवर, धार की जो गुफाएं हैं वो, बाकी जो गुफाएं धार में वो किस नदी के किनारे हैं, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए बाघनी रिवर के किनारे ये स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के तट पर स्थित हैं। और फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर पेंटिंग इन रॉक कट गुफाओं में पाई जाती हैं। ये देखिए, इन्हें भी चट्टानों को काट के बनाया गया है। तो इसमें जब आप देखेंगे यहाँ पर जो कुल गुफाएं हैं वो कितनी हैं, वो कुल गुफाएं 9 हैं। 9 में से वर्तमान में जब इनकी खोज की गई तो केवल 5 ही शेष थी, 4 आपकी बिल्कुल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो अभी वर्तमान अगर पूछा जाता है कितनी शेष हैं, तो 5 शेष हैं। अब जो विकास का समय था इन गुफाओं का वो क्या था, वो पौराणिक कथाओं के अनुसार बौद्ध भिक्षु। अब यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध मोस्क थे, वो इनका नाम था, यहाँ पर आप देखेंगे बौद्ध मोस्क थे आपके, इनका नाम था यहाँ पे, इनका नाम था दाताका। दाताका के द्वारा इनका निर्माण किया गया था, इनका कंस्ट्रक्टेड करवाया गया था। ठीक, दाताका के द्वारा जब इनका निर्माण करवाया गया तो इन गुफाओं में को 4वीं शताब्दी के अंत और 6वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच उकेरा गया था। ये यहाँ पर इनका कन्फर्म है। इसी के साथ में इन गुफाओं को पहली बार आधुनिक समय में 1918 में खोजा गया, 1818 में खोजा गया था। ठीक, 1818 में इन्हें खोजा गया था। अब जो बाघ की गुफाओं की जो विशेषता है वो विशेषताएं क्या क्या है उस पर बात करेंगे। बाघ की गुफाएं माना जाता है ये अजंता की गुफाओं की तरह ही बाकी गुफाएं एक मौसमी धारा बघानी के सुदूर तट पर एक पहाड़ी के लंबवत बलुआ पत्थरी चट्टानों को घेर के बनाई गई हैं। अब इनकी तुलना अजंता से क्यों की जाती है, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि अजंता की गुफाएं हैं वो बाघोरा नदी के तट पर हैं और ये बघानी नदी के तट पर हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, कंपेयर करने के लिए कभी भी आ सकता है। जो बौद्ध प्रेरणा के बावजूद यहाँ पर ये जो बौद्ध धर्म था वो विकसित हुआ था, उसकी प्रेरणा के बावजूद भी जो 4 गुफाएं थी वो नष्ट हो चुकी हैं और केवल 5 ही शेष है। ये दूसरी इसकी विशेषता है। इसके बाद आप देखें ये चतुष्कोणीय डिजाइन वाले बिहार, मतलब स्क्वायर टाइप में यहाँ पर बिहारों का निर्माण किया गया। कहीं कहीं गोल बिहार होते थे जहाँ निवास करते थे मोस्क, कहीं कहीं ये चौकुटी टाइप में होते। तो यहाँ पर जो है वो चौकुटी टाइप में आपको मोस्क देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर जो चौकुटी टाइप में यहाँ पर आपको ये हॉल देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये लोग निवास करते थे। यहाँ पर अच्छी तरीके से पॉलिश भी की जाती थी और पेंटिंग बनाई जाती थी। फिर चैत्य जो प्रार्थना कक्ष होता था इनका, और बिहार जहाँ ये निवास करते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो गुफा नंबर 4 है, गुफा 4 जिसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अब हम अगली स्लाइड में जाएंगे। जो गुफा नंबर 4 है उसे रंग महल के तौर पे भी जाना जाता है। तो रंग महल के तौर पर क्यों जाना जाता है, उसकी विशेषता ये है क्योंकि यहाँ पर जो पेंटिंग है वो काफ़ी उच्च कोटि की पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है जो रंग बिरंगी है। यह पेंटिंग देख रहे हैं, ये बाघ गुफाओं की पेंटिंग है। वर्तमान में भी शायद ऐसी पेंटिंग करना पॉसिबल ना हो, अब तो कई सारी तकनीक आ गई है जिससे आप पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम की जो पेंटिंग थी तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर बाकायदा महिलाओं की पेंटिंग की गई है जो प्रॉपर तरीके से बालों को अपने बांधे हुए हैं। ठीक, ज्वेलरी भी इन्होंने पहनी हुई है और साथ में आप देखेंगे बाजूबंद वाले जो यहाँ पर बगल से पहनते हैं वो भी हैं सॉरी, वो भी इन्होंने पहने, मतलब प्रॉपर तरीके से ज्वेलरी पहनी हुई है। तो ये यहाँ की विशेषता है। अब यहाँ पे कलर देखेंगे, ये यहाँ पे आप आएंगे, ये येलो कलर है, ये हल्का रेडिश है, ये ग्रीन है, ये ब्लू कलर है, ये रेड है, पीछे ब्लैक कलर है। तो ये कलर कई सारे कलरों को मिला के यहाँ पे ये पेंटिंग बनाई गई है। तो ये पूरा एक, जब आप इसमें एंट्री करते हैं तो ऐसा लगता है रंग के महल में आप आ गए हैं। इसलिए 4थी नंबर की जो गुफा उसे क्या बोलते हैं, रंग महल बोलते हैं। ठीक, रंगों का महल। फिर बाघ की गुफाओं की जो दूसरी विशेषता है, बाघ गुफाओं में आप देखेंगे यहाँ पर भित्ति चित्र हैं, ये जो हमने बात की अभी। ठीक है, पेंटिंग से पहले दीवारों और छतों को ढकने के लिए भूरे नारंगी रंग के गाढ़े की मिट्टी का प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। अब वर्तमान में जब आप देखें, जब हम घर बनवाते हैं तो वाइट कलर की अपने घर पर पहले पुट्टी करवाते हैं, जो बिरला वाइट होती है या फिर किसी भी कंपनी हो सकती है आपकी, जो आपकी चॉइस होती है उसके हिसाब से पहले आप पुट्टी करवाते हैं, उसके ऊपर पेंट करवाते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या किया जाता था, पहले जो स्ट्रक्चर होते थे, गुफा बनाई जाती थी, उसके ऊपर भूरे नारंगी रंग के एक लिक्विड तैयार किया जाता था जो गाढ़ा होता था। फिर उसी के इस्तेमाल पर से यहाँ पर प्लास्टर के तौर पर उसका यूज़ किया जाता था, उसके ऊपर फिर पेंटिंग बनाई जाती थी। तो यहाँ पर कई उन्नत तरीके से यहाँ पेंटिंग बनाई जाती है। प्लास्टर के ऊपर लाइन प्राइमिंग लगाई गई और फिर पेंट लगाई गई, जिससे ये पेंट ज़्यादा समय तक बने रहे। भारत के विभिन्न स्थानों में अजंता चित्रों में प्रदर्शित कला को जो देखा गया वो आपके अजंता में, सॉरी, जो अब आपकी यहाँ पे भी देखा गया, कहाँ पर, बाघ की गुफाओं में।
जमीनी तौर पर आप देखेंगे दीवार और छतों पर एक लाल भूरे रंग का दानेदार और मोटी मिट्टी का प्लास्टर हुआ था। ठीक है, जो अभी हमने बात की यहाँ पे प्लास्टर की वो। अब जो बाग की गुफा बाग में विभिन्न चित्र भिन्न बाग के जो भित्ति चित्र हैं वो भारतीय शास्त्रीय कला के स्वर्ण युग का उदाहरण है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इतने बेहतरीन और इतने अच्छी तरीके से यहाँ पेंटिंग की गई है। वो कहा जाता है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक तरह से स्वर्ण जो भारतीय शास्त्रीय कला है उसका स्वर्ण युग का एक उदाहरण पेश करते हैं। उसी के बाद आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे बाकी गुफाओं और छतों को के बिहार को पेंट करने के लिए टेम्परा का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक तकनीक होती थी टेम्परा तकनीक, जो मैंने आपको बताया था पहले कि उसमें पहले गाढ़े लेप का प्रयोग किया जाता था, फिर उसके ऊपर और अलग से एक कलर किया जाता, फिर तब पेंटिंग बनाई जाती। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते थे? टेम्परा बोलते थे। इसमें आप देखेंगे गुफा नंबर 3 और 4 है। गुफा नंबर 3 और 4 हैं, जो धारियाँ दिखाई देती हैं वो काफ़ी उन्नत हैं। गुफा 2 है जिसे लोग जो यहाँ पर आप देखेंगे गुफा नंबर 2 है, कहाँ पर? बाग गुफा में। केव नंबर दूसरी है जो, तो यहाँ पर आप पाएंगे इस गुफा को लोकप्रिय नाम दिया गया कि पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे अच्छी तरह से संरक्षण वाली गुफा है अभी। ठीक, ये स्थलाकृति प्रकृति में अध्यात्मवादी से अधिक सांसारिक अधिक है। अध्यात्मवादी कम है, ये सांसारिक अधिक है। इस जो गुफा नंबर 2 है वो उसकी ये विशेषता है। तो अभी हमने देखा कौन कौन सी गुफा, ये हमने देखी अभी अजंता देखी, एलोरा देखी, एलिफेंटा देखी और बाकी गुफाएं देखी। तो ये गुफाएं हमने सारी डिटेल में देखी, इनका एक्सप्लेनेशन देखा। इसकी जो PDF है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद जल्दी मिलेंगे हम आपके बाकी की गुफाएं हैं जो उनके साथ में, उससे जो स्थापत्य उसकी जो विशेषताएं होंगी उनको भी देखेंगे। उसके बाद में जो और भी यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से जैसे मंदिर स्थापत्य है, मूर्ति स्थापत्य, उन सबको देखते हुए से आगे कंटिन्यू करेंगे। PDF आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप अपनी सुविधा अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे सीरियसली लें, क्योंकि आपने देखा होगा अभी हमने 4 टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे थे जो अभी याद आ गए, और बाकी और भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो UPSC के इसमें आए होंगे और बनडेड में भी आए होंगे। तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम इससे रिलेटेड जितने भी MCQ होंगे उन्हें भी कवर करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो। PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कर दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।